साथ हम फिर जोश से आपस में जुड़ चुके हैं। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। आज सावन का पहला सोमवार है, बहुत शुभ दिन है। शुभ दिन में, शुभ घड़ी में, शुभ चैप्टर हम आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं, ज्योमेट्री ज्यामिति। कैसा फील कर रहे हैं बच्चों? हम यहां पर तैयारी करने वाले हैं 2025 में होने वाले एसएससी के एग्जाम्स के लिए और 2026 में होने वाले एसएससी के एग्जाम्स के लिए मेरे प्यारे भाई। जय सिया राम। गुड इवनिंग। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? जी स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्री ज्यामिति शुरू करने वाले हैं। एक बच्चा पूछ रहा है सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? सिलेबस कंप्लीट होने में आज के सिनारियो के हिसाब से अगर आपको प्री प्लस मेंस पढ़ना है, प्री प्लस मेंस, तो आपको 9 से 10 महीने लगेगा। अगर आज के हम टाइम के हिसाब से बात करें, अगर आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना है, कंप्लीट, जिसमें आपका कोई भी टाइप छूटे ना, सब कुछ आपको क्लास में प्रैक्टिस कराया जाए, तो आपको 9 से 10 महीने का टाइम लगेगा कंप्लीट पढ़ने में। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो प्री प्लस मींस के नाम पे बहुत हल्का हल्का पढ़ाते हैं और 6-7 महीने में सिलेबस खत्म करवा देते हैं। फिर वो कहते हैं देख अब मेरे खत्म हो गया, अब मैंने प्रैक्टिस बैच निकाला है, आ तू प्रैक्टिस बैच में आ। फिर वो 3 महीना प्रैक्टिस बैच कराते हैं। फिर वो क्या, प्रैक्टिस तो कर ली, अब मेंस में अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाएंगे, चल मेंस का बैच ले, तू मेंस में आ। फिर वो 3 महीना मेंस का बैच पढ़ाते हैं और इस हिसाब से वो 14-15 महीने हो जाता है और बालक एकदम विनाश हो जाता है बालक का, वो कुछ नहीं सीखता। मैं आपको इतना लंबा प्रोसेस ना करवा के मैं आपको एक ही तोड़ बता रहा हूं कि कान आप कैसे भी पकड़ो। अगर आपका मैथ कमजोर है, कान आप कैसे भी पकड़ो, किसी भी रास्ते से जाओ, पूरा मैथ सीखने में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में 9 से 10 महीने लगेगा अगर आपका मैथ कमजोर है। ठीक है? अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो आपको लाइव क्लास की जरूरत ही नहीं है, आप रिकॉर्डेड क्लास लेके पढ़ो। बहुत सारे बच्चे बीटेक है, अच्छे कॉलेज से पढ़ रखे, एनआईटी से पास है, आईआईटी से पास है, हाई फाई बच्चा है, वो रिकॉर्डेड क्लास से मेरे दोस्तों एक दिन में 4-4 वीडियो देखेगा 1.5x 2x की स्पीड में, वो 3-4 महीने में सिलेबस खत्म कर सकता है। लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम है, बहुत थोड़े। ज्यादातर बच्चे आर्ट साइड वाले, बीएससी वाले, बीकॉम वाले, कॉमर्स वाले, ये वाले बच्चे हैं। अब उन्होंने कभी जिंदगी में ज्योमेट्री नहीं पढ़ा, उन्होंने मेंसुरेशन नहीं पढ़ा, उनकी कैलकुलेशन कमजोर है, उन्होंने प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन कुछ नहीं पढ़ा, उनको टेबल्स याद नहीं है, वो दशमलव की गुणा नहीं जानते। तो आप ऐसे बच्चे को झूठा दिलासा दो, हाँ बेटा तू मेंस क्लियर करने लायक 4 महीने में तैयार हो जाएगा, तो ऐसा झूठा दिलासा ना दिया जाए किसी को भी। वास्तविकता यही है कि अगर आप बिलो एवरेज पढ़ने में हैं तो आपको 9 से 10 महीने का समय लगेगा पूरा गणित तैयार करने में। अंग्रेजी तैयार करने में आप बिलो एवरेज अंग्रेजी में 7 से 8 महीने का समय लगेगा। और जीएस है, जीएस तो आप कितना भी समय पढ़ते रहें, ठीक है ना? तो ये आप मान के चले कि अभी से आप इतना समय लगाओगे। ठीक है बच्चों? कुछ बच्चे मेंसुरेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसका प्रिज्म की मैं एक सेपरेट क्लास लगाऊंगा, मेंसुरेशन की मैं 2 सेपरेट क्लास लगाऊंगा, वो परेशान ना हो। ठीक है भाई? अब मेरे प्यारे बच्चों, हमने आज से शुरू किया है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में ये सब चैप्टर्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये उन चैप्टर्स के नाम हैं जो एडवांस मैथ में आपके सामने लिखे हुए। कितने चैप्टर हैं? पहला ज्योमेट्री, दूसरा मेंसुरेशन, तीसरा त्रिकोणमिति, चौथा हाइट एंड डिस्टेंस, फिर ये अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और निर्देशांक ज्यामिति। अगर मैं मान के चलूं मेरे प्यारे भाई, तो मेंसुरेशन 2 टाइप की होती है, 2D और 3D। मेंसुरेशन 2 प्रकार की है, 2D और 3D, लेकिन मैं इसको एक ही यूनिट मान के चलता हूं। कौन सा कलर चलेगा इस पे? व्हाइट। 2 टाइप की होती है मेंसुरेशन, 2D और 3D, लेकिन चलो इसको हम एक ही मान लेते हैं, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस मेरे प्यारे भाई, ये एक ही हम चैप्टर मान लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस को कि एक ही, और अलजेब्रा, द्विघात समीकरण एक ही हम मान लेते हैं, ठीक है ना? निर्देशांक ज्यामिति। यानी कि एडवांस मैथ में केवल आपके 5 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हैं।
हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत सारे बच्चों को यह सुन के दिल में धक्का भी लगेगा, कुछ बच्चे नाराज भी होंगे जिनको एडवांस मैथ पसंद नहीं है या जो एडवांस मैथ नहीं पढ़ते हैं। इन 5 चैप्टर्स का वेटेज पेपर में 50%, लगभग 50% है, अराउंड 50% से ज्यादा ही रहता है, लगभग 50%। यानी कि आप कोई भी सरकारी परीक्षा उठाइए अच्छे लेवल की जो होती है, हर अच्छे लेवल के पेपर में एडवांस मैथ पूछा जाता है और एसएससी के सभी एग्जाम में एमटीएस को छोड़कर एडवांस मैथ पूछा जाता है। 50% क्वेश्चन एडवांस मैथ के यानी कि इन 5 चैप्टर्स के होते हैं। अगर आप प्री का पेपर दोगे तो प्री में 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 में से 12 से 13 क्वेश्चन डायरेक्ट एडवांस मैथ के होंगे। सीपीओ का पेपर दोगे तो सीपीओ में 50 क्वेश्चन आएंगे और सीपीओ में 28 से 29 क्वेश्चन, 28 से 30 क्वेश्चन तक एडवांस मैथ के होंगे, एडवांस मैथ के। आप सीडीएस का पेपर उठाओगे तो 100 क्वेश्चन सीडीएस डिफेंस के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 में से 70-80 क्वेश्चन एडवांस मैथ के होंगे। ठीक है, आप मेंस का पेपर दीजिएगा, मेंस का एग्जाम, चाहे आप सीजीएल का मेंस दें, आजकल प्री क्वालिफाइंग है, नौकरी मेंस के दम पे लगती है। मेंस में 30 क्वेश्चन आते बेटा और 30 में से 16-17 क्वेश्चन एडवांस मैथ के रहने वाले हैं। यानी कि इन 5 चैप्टर की हैसियत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा वेटेज इनका है, बहुत बड़ा। अब मैं आपको यहां दिखाता हूं मेरे दोस्त, ये देखिए, ये अर्थमेटिक मैथ के चैप्टर्स हैं, ये दिख रहे हैं, ये अर्थमेटिक मैथ के चैप्टर है मेरे प्यारे भाई, अंक गणित के चैप्टर्स। देखिए कितने ज्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी है ना, और इनके भी सब पार्ट ऐड कर दूं, जैसे प्रॉफिट लॉस में हम डिस्काउंट ऐड कर दे, डिस्काउंट है ना, यहां पर रेस ऐड कर दें, इंस्टॉलमेंट ऐड कर दें, तो ये कुल मिला के 25 चैप्टर्स हो जाते हैं, 25 चैप्टर्स, 25 चैप्टर ये हो जाते हैं, 25 चैप्टर अर्थमेटिक मैथ में। और इन 25 चैप्टर से मेरे दोस्तों 50% वेटेज है इनका, और एग्जाम में इनका जो वेटेज रहेगा वो लगभग 50% ही रहेगा। यानी कि आप ये समझो कि यहां पर इन 25 टोटल प्री के पेपर में, अभी हम प्री की बात से अगर मैं आपको बताऊं तो प्री का एग्जाम, आप कोई भी प्री का एग्जाम दीजिए, आज के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, भारत के किसी भी एग्जाम में, ये भी स्टैंडर्ड उन्होंने बना रखा है। 25 में से अर्थमेटिक के मेरे दोस्तों 11-12 क्वेश्चन रहेंगे, 11-12, यानी कि एक तरफ अर्थमेटिक मैथ में 25 सवाल में से, 25 चैप्टर में से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एक तरफ एडवांस मैथ के 5 चैप्टर्स में से 12-13 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप बताओ कौन सी, किसकी औकात ज्यादा बड़ी है, किसकी हैसियत ज्यादा बड़ी है, आप हमें यह बताइए, एडवांस मैथ की, अंक गणित की, सॉरी एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ के हर चैप्टर से जनरली 3-3 2-2 3-3 सवाल आते हैं, 3-3 सवाल आते हैं मेरे प्यारे भाई, यही जीरो टू हीरो बैच है, टॉपर्स ने रिकमेंड किया है। ठीक है, एडवांस मैथ के हर चैप्टर से जनरली 3-3 सवाल आते हैं और अर्थमेटिक मैथ के हर चैप्टर से एक-एक सवाल आता है। एक-एक सवाल आने के बावजूद भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, अब 25 चैप्टर से 11-12 सवाल डालना है, यानी कि आधे चैप्टर है अर्थमेटिक मैथ के स्किप हो जाते हैं, उनसे पेपर में कोई सवाल आता ही नहीं है। जैसे कि कई बार होता है एज का कोई सवाल एग्जाम में नहीं आ पाता, पार्टनरशिप का कोई सवाल नहीं आ पाता, एलिगेशन का कोई सवाल नहीं आ पाता, पाइप सिस्टम का कोई सवाल पेपर में नहीं आ पाता, ऐसा बहुत बार होता है, एलसीएम एचसीएफ का कोई सवाल पेपर में नहीं आ पाता। तो अर्थमेटिक मैथ के आधे से ज्यादा चैप्टर को, कि चैप्टर ज्यादा है, पेपर में सवाल इसके कम डाल लें, तो आधे से ज्यादा चैप्टर सफा चट हो जाते हैं, जिनकी आपको शकल देखने को ही नहीं मिलती। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एडवांस मैथ में ऐसा नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले, हफ्ते भर पहले सीएचएसएल का पेपर हुआ है, सीएचएसएल का 2024 का। आप में से कितने बच्चों ने सीएचएसएल का पेपर दिया है, हमें बताओ। आप में से कितने बच्चों ने सीएचएसएल 2024 का पेपर दिया है, ये बताइए मेरे प्यारे भाई।
अगर आपने सीएचएसएल का पेपर दिया हो या हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री आंसर की इसकी डलवाई है, ठीक है भाई, वहां से आप इसकी आंसर की डाल के देखिएगा, तो सीएचएसएल 2024 में 8 सवाल आए, हर शिफ्ट में 8 सवाल, केवल किससे? ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से 8 सवाल, 2 चैप्टर से 8 सवाल। अर्थमेटिक मैथ के 10 चैप्टर से 8 सवाल नहीं आएगा, यहां पे 2 चैप्टर से 8 सवाल आया है, मात्र इन 2 चैप्टर से 8-8 सवाल। सर्कल से 3-3 सवाल आया है, 3-3 क्वेश्चन। एडवांस मैथ बहुत जरूरी है। सीएचएसएल का पेपर 12th लेवल पे होता है, 12th लेवल पे, ठीक है ना। मेंसुरेशन 3D की प्रिज्म जो आपका रह गया, प्रिज्म और हेमीस्फीयर, उसकी मैं 1-2 सेपरेट क्लास लगाऊंगा अलग से, उसका आप निश्चिंत रहें, 2 सेपरेट क्लास में उसकी लगाऊंगा, मॉर्निंग में सेपरेट रहें, 2 क्लास में हो जाएगा खत्म। अभी आप यहां पर ध्यान दें। अब बताओ, आप ये बताओ कि कोई बच्चा जो ज्योमेट्री मेंसुरेशन को पसंद नहीं करता, जो इससे दूर भागता है, क्या उसका कभी भी सिलेक्शन हो पाएगा? आप ये बताओ, एक बच्चा, भाई मुझे पता है लोगों को पसंद नहीं होता, लोगों को अर्थमेटिक मैथ ज्यादा पसंद होता है। क्यों पसंद होता है अर्थमेटिक मैथ? क्योंकि देखा दिखाया है, बचपन से नंबर्स तो देखता है। अब सर्कल, त्रिभुज, वर्ग, क्षेत्रफल, ये सब बहुत कम पढ़ा है, जीवन में कभी देखा नहीं, पसंद नहीं है। आपकी पसंद ये निर्धारित नहीं करती, आपकी पसंद के हिसाब से पेपर नहीं आने वाला, आपकी पसंद का आपका फूफा एग्जामिनर नहीं बैठा है वहां पेपर में। आपको पसंद हो या ना हो, यह बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बिल्कुल फिट कर लीजिए कि अगर आपको एग्जाम निकालना है एसएससी का, तो कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, सबसे पहले इन चैप्टर का आपको बंटाधार करना पड़ेगा, वरना ये आपको डुबा देगा। ये आपको डुबा देंगे 2 चैप्टर, ज्योमेट्री मेंसुरेशन के 8 सवाल, ये आपको डुबा देगा। होने वाला है नहीं सिलेक्शन कतई भी। एक जमाना ऐसा था जब मुखर्जी नगर में केवल ज्योमेट्री मेंसुरेशन, 2 चैप्टर सीखने के लिए अलग से बैच चलता था, 3000 रुपए की फीस होती थी। आज ऑनलाइन है, बहुत सस्ता है, आप लोगों ने वो जमाना देखा नहीं ना। 999 की फीस में आज हम आपको पूरा मैथ पढ़ा रहे हैं, 2 महीने के रिचार्ज की फीस में। 10 किलो टमाटर नहीं आएगा आज के जमाने में, आप बारिश का मौसम हो रहा है, आप 10 किलो टमाटर नहीं खरीद सकते, जितने में आपको 2 साल मैथ पढ़ाएंगे, आपके पास क्लास रहेंगी। केवल ये 2 चैप्टर सीखने के लिए बच्चे 3000 रुपए देते थे सेपरेट, जो 8 साइड वाले, कॉमर्स साइड वाले बच्चे थे। लेकिन आज हमने चीजों को बहुत आसान, बहुत सस्ता कर दिया है कि हर बच्चा मैथ पढ़ सकता है कम से कम प्राइस में और बेहतर तरीके से। तो इसलिए हम सबसे पहले जो अटैक करेंगे इन 2 चैप्टर पे करेंगे, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पे। आपको पसंद हो या ना हो, आपको चिड़चिड़ाहट हो, आप गुस्सा करें, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। आपके पास इंफॉर्मेशन या डाटा नहीं, मेरे पास है कि नौकरी लेने के लिए किस चीज की जरूरत है, वही मैं आपको सबसे पहले दूंगा। तो हम यहां पे जो शुरुआत करेंगे ज्योमेट्री में, ये कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है कि आप इसको हल्का कोई चैप्टर समझो। दिस इज नॉट ए छोटा मोटा चैप्टर। अगर चैप्टर से सवाल ज्यादा आ रहे हैं तो चैप्टर की लेंथ भी बहुत ज्यादा होगी। ध्यान सुनिएगा, मेरे जमाने में तो 9वीं क्लास में जो ज्योमेट्री आती थी, आज वो 10वीं क्लास में पहुंच गई है। भाई आज बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, बच्चे आजकल सोशल मीडिया के अपंग पैदा हो रहे हैं, दिमाग से अपंग बालक, विकलांग बालक पैदा हो रहे हैं, दिमाग से, मस्तिष्क से। तो भैया सरकार ने भी कि इनके बस की तो है नहीं पढ़ना, तो चलो 10वीं में डाल दी। तो 9वीं क्लास में, जो आजकल 10वीं में है, 9वीं क्लास में जो ज्योमेट्री पढ़ी थी हमने मेरे दोस्तों, वो दोबारा से आपको पढ़नी है पूरी पूरी। और मेरे जमाने में तो ज्योमेट्री की एक सेपरेट किताब होती थी, आज मुझे नहीं पता क्या, पूरी एक सेपरेट किताब होती थी। और जब हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे, ट्यूशन, तो टीचर साहब बहुत ही कम पढ़ना होता था, उसमें केवल थ्योरम, सवाल नहीं करने होते, थ्योरम पढ़नी होती थी, सवाल तो बहुत कम थे। 6 महीने तक टीचर ट्यूशन में पढ़ाता था, 6 मंथ तक, 6 महीने तक। अगर आपने ट्यूशन में पढ़ा होगा, स्कूलों में तो बुरा हाल है। खैर, तो बेटे यानी कि आपको 9वीं क्लास की पूरी ज्योमेट्री का यहां पे दोबारा रिवीजन करना है।
अब ऐसा तो है नहीं कि आप 9वीं क्लास में जो आपने बहुत बेसिक से साल भर में पढ़ा उसे आप यहां पे 15 दिन में सीख लोगे, ऐसे वहम कतई ना पालें। ये एक लेंदी चैप्टर है। इस चैप्टर में टोटल मैं आपको 15 सीट कराऊंगा। सबसे ज्यादा इसी चैप्टर में सीट्स है, 15 सीट्स। 15 सीट मेरे प्यारे भाई, 15 सीट इस चैप्टर में होंगी और इन 15 सीट में मिलाकर 700 से ज्यादा सवाल मैं आपको करवाऊंगा। 700 प्लस, 750 से ज्यादा है, 750 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर हल करवाऊंगा। 750 प्लस क्वेश्चन इन 15 सीट में मिलाकर लगभग 750 सवाल मैं आपको हल करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई। मैं आपको जिस बैच के बारे में बता रहा हूं ना कि मुखर्जी नगर में आज से कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले 3000 रुपए में ज्योमेट्री मेंसुरेशन के 500 सवाल पढ़ाए जाते थे। उन 500 सवालों को पढ़ने के लिए बच्चा किराया लगा के आता था। मैं आपको बहुत मेहनत के साथ प्रीवियस ईयर के हर एग्जाम के 750 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये प्री प्लस मेंस होगा। ऐसा नहीं कि आपको मेंस में कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा। पता नहीं बच्चे इस चीज पे क्यों नहीं जोर देते कि प्री के लिए पढ़ना आसान है, प्री के लिए पढ़ना आसान है। असली मेहनत तो मेंस में जाके होती है बेटा। उसका कोई फायदा नहीं कि आप जल्दी जल्दी प्री का पढ़ लो फिर मेंस का पढ़ो और आपका मेंस ही ना निकले। 15 सीट होंगी, 750 से ज्यादा क्वेश्चन मैं कराऊंगा और लगभग जो है इसकी 50 क्लास होंगी, 50 क्लास, 50 क्लासेस मेरे दोस्तों इसकी होंगी। 50 क्लासेस इस चैप्टर की मान के चलिए। इससे कम में नहीं पढ़ सकते आप ये, क्योंकि इस चैप्टर में आपको त्रिभुज भी पढ़ना है, त्रिभुज पूरा पढ़ना है। अब 10 तरह का त्रिभुज है, त्रिभुज पूरा पढ़ना है आपको। क्वालिटल चतुर्भुज भी पढ़ना है और आपको सर्कल वृत्त भी पढ़ना है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में पूछा जाता है। यानी कि इस चैप्टर को खत्म होने में लगभग 2.5 महीने लगेगा। तो 2.5 महीने तक कोई भी चूचा चूचा अपने मुंह से ना बोले कब खत्म होगा, नया कब आएगा, कभी नहीं आने वाला, चुपचाप पढ़ते रहें, है ना। बहुत सारे बच्चों में पेशेंस ही नहीं है इतना लंबा टिक के पढ़ने का, वो पढ़ना छोड़ देंगे, डेड हो जाएंगे। ठीक है भाई। फिर उसके बाद हमारे पास समय बचेगा, क्योंकि जो बच्चा केवल मौज लेने के लिए आया है वो मौज ज्यादा लंबे समय तक लेता नहीं है। वो 10-12 दिन ही पढ़ता है, फिर वो भूल भाल जाता है, फिर वो यहां छोड़ देगा, फिर उसको 1 महीने बाद दोबारा याद आएगी, फिर वो किसी दूसरे टीचर का बैच लेगा, फिर भूल जाएगा, फिर 10-12 दिन बाद दोबारा से लेगा। तो ये बच्चे हैं, इनका केवल एक ही पर्पज है, 2 ही काम के लिए पैदा हुए हैं ये। एक तो जो जनगणना होती है उनमें जनगणना गिरवाने के लिए, सुबह शाम नाक खाना खाने के लिए, और तीसरा हर महीने माँ बाप से पैसे लेके टीचरों को देने के लिए, बस। और इनका कोई मकसद नहीं है। ठीक है। तो 2.5 महीने का इसमें समय लगेगा पूरा चैप्टर खत्म होने में। जी, मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस चैप्टर से पेपर में 3 से 4 सवाल आएंगे। 3 से 4 सवाल इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। मैं केवल यहां पर थ्योरम की बात नहीं कर रहा। मैंने देखा है अक्सर कि बहुत सारे टीचर 20 दिन में भी खत्म करवा देते हैं, तो लेकिन वो सवाल एक भी नहीं करवाते। वो क्या करते हैं, हर थ्योरम समझा देंगे, बढ़िया से थ्योरम समझा दी, उसके बाद शीट दे देंगे कि मैं देख मैंने सारी थ्योरम लिखवा दी, ये ले 500 सवाल की शीट, ये खुद कर लेना। कोई भी बालक इतना डेडिकेटेड नहीं है, किसी आदमी में इतनी आग नहीं है कि वो खुद से करे। तो उस तरीके से नहीं होगा। मैं सारे थ्योरम, सारे सवाल खुद ही कराऊंगा। मैं आपको घर से करने के लिए कोई काम नहीं दूंगा। जितना मैं क्लास में पढ़ाऊंगा केवल उतना काफी है, उससे आगे आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। सीडीएस लेवल तक का होगा। ठीक है। 3 से 4 सवाल इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगर आपको 3 से 4 सवाल मजबूत करने हैं तो आपको पूरा लंबा चैप्टर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यार भाई, आपकी मजबूरी है। 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से भली भांति पूछे जाते हैं। मैं आपको उसी स्पीड से पढ़ाऊंगा कि मुझे उन बच्चों को भी ध्यान में लेके चलना है जो आर्ट साइड से पढ़े, जो कॉमर्स साइड से पढ़े, जिनके लिए ज्योमेट्री काला अक्षर भैंस बराबर है। और उसको मैं जल्दी जल्दी चित्र बना के या मैं उसको फॉर्मूला रटवा दूं कि रट लेना, वो नहीं कर पाएगा बेटा। इसलिए बहुत धीरे पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे बालक भी जिनका कभी इस चैप्टर से कोई नाता नहीं रहा।
धीरे पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए समय ज्यादा लगता है, एक ही कारण है। ठीक है बच्चे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि एक बार में सारा कुछ तैयार हो जाएगा। सर्कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्कल पूरी ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो सर्कल है, जो कि सबसे लास्ट में होगा सर्कल। इस बार शीतसल में 3-3 सवाल आए हैं, सर्कल में 3-3 सवाल। ठीक है बेटा, तो ये जो है मेरे प्यारे भाई आज की कहानी है जो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मैं आपको समझाऊंगा, तो शांत होकर बैठिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप पढ़ने के लिए तैयार है मेरे साथ? शुरू करें? नहीं, पैराबेलो पैराबोला कुछ नहीं है। रेलवे के लिए ज्योमेट्री इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेलवे में आप मेंसुरेशन पढ़िए, ज्योमेट्री इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं एसएससी और सीडीएस डिफेंस के एग्जाम की बात कर रहा हूं। अब कोई बच्चा तैयार ही एमटीएस की कर रहा है, उसे जरूरत नहीं है ये पढ़ने की। ठीक है, क्योंकि एमटीएस में केवल अर्थमेटिक मैथ आता है। पढ़ना शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ज्योमेट्री की शीट नंबर 1, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे ज्योमेट्री, और हिंदी में दोस्तों हम इसको कहते हैं ज्यामिति। हिंदी में मेरे प्यारे भाई हम इसको क्या कहते हैं? ज्यामिति। ज्यामिति। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे जी सर। तो ज्योमेट्री की पहली जो शीट है मेरे दोस्तों, जो पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा वो होगा लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल। ठीक है, रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण। ठीक है बच्चों, केशव कितने सवाल है पहली शीट में? हैं? ठीक है, लाइन एंड एंगल पहली शीट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इससे सवाल पूछे आते हो। इस सीट में मात्र 34 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मात्र 34 क्वेश्चंस आपको इस सीट में मेरी तरफ से करने को मिलेंगे, और काफी है। 34 सवाल में चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा। आप भारत का कोई भी पेपर दें, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आपको इन 34 सवाल के अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सीपीओ का मैंने बता दिया बेटा पहले ही। ये देखो, सीपीओ में 50 में से 28 से 30 सवाल आएंगे। ज्योमेट्री के सीपीओ के पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री में 50 है, 50 में से 5 से 6 सवाल आएंगे। ठीक है बच्चे, लाइन्स एंड एंगल, रेखा एवं कोण। चलिए, अब मेरा ध्यान भटका दे तो मैं कुछ कहने वाला था। लाइन्स एंड एंगल, रेखा एवं कोण मेरे प्यारे भाई। तो हम यहां पे सबसे पहले डेफिनेशन, परिभाषाओं से शुरुआत करेंगे। बहुत ज्यादा इससे नहीं पूछा जाता इस पहली शीट से। बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट भैया, बैंकिंग में एडवांस मैथ आता ही नहीं है, तो बैंकिंग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होगा? आप खुद सोचो। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी हो, क्या आप उसके बारे में रिसर्च नहीं करते खुद से? आप खुद से कब काम करना शुरू करोगे? कब तक आप दूसरों पर डिपेंड रहोगे? मेरे को सीएचएसएल की तैयारी करने, एक बच्चा है सर मुझे सीएचएसएल निकालना है। अब मैं उससे पूछूं भाई सीएचएसएल निकालना है, तू बता सीएचएसएल निकाल के क्या बनेगा, उसे पता ही नहीं। फिर मैं पूछूं तेरे पास मोटिवेशन कहां से आया फिर सीएचएसएल निकालने का? मैं कहूं सीएचएसएल निकाल के तो डकैत बनते हैं, उनका कोड़ा पड़ते हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, मुझसे मत पूछो, टॉपर से मत पूछो। आपके पास इंटरनेट है, सस्ता इंटरनेट है, गूगल पे खुद जाके सर्च करो कि इसके कितने सवाल आते हैं, क्या इसका लेवल है, कितनी इसमें वैकेंसी आती है, कब इसका पेपर होता है, कौन इसका पेपर करवाता है। पिछले 2-3 साल के पेपर डाउनलोड करके देखो, और उसके पेपर के सवाल देखो कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ये आपका खुद का रिसर्च वर्क होना चाहिए। कब तक दूसरे के कंधे पे बैठे रहोगे? है? कोई आपको आपके साथ थोड़ा ना चलने वाला है कोई। हर चीज के लिए दूसरे पे डिपेंड होना बंद कर दो। खुद से भी कुछ करा करो रिसर्च वर्क।
रेलवे का पेपर देना, पता ही नहीं रेलवे का पेपर कब होता है। रेलवे की वैकेंसी आ गई, अगले 5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली, दे लो रेलवे का पेपर। ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, खुद से रिसर्च करना है आपको, ये कोई दूसरा नहीं बताएगा। ऐसे तो 100 एग्जाम है, 50 एग्जाम है, हर बच्चे को अलग अलग करना है। मैं 50 एग्जाम की डिटेल बता लूं, महीने भर तक यही चलता रहेगा फिर। यू हैव टू रिसर्च, आप जिसका आप में इंटरेस्ट है उसकी रिसर्च आप खुद करें, ठीक है। 3 से 4 सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं सीजीएल में, सीपीओ में 5 सवाल आते हैं। चुपचाप आपको शुरू से एंड तक पढ़ना है, बिना कुछ बोले, कमेंटबाजी कम से कम करनी है। एक मैं आपको बताऊं कि टॉपर्स बनने की सबसे पहली निशानी क्या होती है? दे डू नॉट कमेंट, दे डू नॉट एग्जिस्ट। टॉपर कभी कोई कमेंट नहीं करते, ना ही एग्जिस्ट करते हैं। पहली बात, जिस बच्चे ने कमेंट किया वो टॉपर बना ही नहीं, वो कभी एग्जिस्ट नहीं करते, वो गायब रहते हैं। अचानक से जब रिजल्ट आता है तो मैसेज करते हैं, सर आई एम सिलेक्टेड, आई एम इंस्पेक्टर। जो बच्चा बार बार कमेंट, छोटी छोटी बातों पे खुद को इन्वॉल्व रखेगा, पढ़ने की बजाय आधा ध्यान उसका कमेंटबाजी करने में, ऐसे लोगों का कोई सिलेक्शन नहीं होता। तैयारी करने वाले मात्र 1% बच्चों का ही सिलेक्शन होना है, यही कड़वी सच्चाई है। 99% का सिलेक्शन नहीं होना है। अब इसमें सरकार दोषी नहीं है कि आप ये कहने लगे हैं सीट बढ़ानी चाहिए, नहीं। 99% लायक ही नहीं है सिलेक्शन लेने के, क्योंकि वो कभी उतने डेडिकेटेड ही नहीं थे। मात्र 1% ही लायक बच्चे होते हैं और उन्हीं का सिलेक्शन होता है, ठीक है। चलिए, जैसे ये बिल्कुल जीरो लेवल है, जीरो लेवल मेरे प्यार में, जीरो लेवल, ध्यान सुनेगा, जीरो लेवल। जीरो लेवल से 80% लेवल तक की तैयारी करने में आपको सपोज 4 महीने लगता है, 4 मंथ, ध्यान से सुनिएगा। जीरो लेवल से 80% तक तैयारी करने में आपको 4 महीने लगता है, 4 मंथ। तो उतना ही समय, 4 महीने का ही समय 80% से 100% की तैयारी करने में लगेगा। ये खेल है, बच्चा इस खेल को समझता ही नहीं। और आज के टाइम पे अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो कट ऑफ जाते बहुत ज्यादा है। कट ऑफ मिनिमम 80% नंबर आपको लाना होगा। 80% आप लोगों के बोर्ड में बड़ी मुश्किल से आए, बताओ 80% इस पेपर में कैसे आएंगे? और साल में एक ही बार मौका मिलेगा। 0% से 80% तक तैयारी करने में 4 महीने लगता है, लेकिन उसके बाद बच्चों का स्कोर ही पढ़ना बंद हो जाता है। इस यहां से यहां तक पहुंचने में भी 4 महीने का समय लगता है, 4 महीने था, ठीक है। 4 से 5 महीने का, 4 से 5 महीने का समय लगता है, 4 to 5 मंथ का, 0 से 80% तक पहुंचने में। और 80% से 100% तक पहुंचने में भी, हाँ, बहुत सारे लड़के ये हैंडल ही नहीं कर पाते, इसलिए बहुत सारे टीचर केवल यही चीज पढ़ाते हैं, ये वाला पोर्शन पढ़ाते ही नहीं है। कि ना बच्चे पढ़ेंगे, ना उनको समझ आएगा, ना उनको कभी पता चलेगा। ये बात मान के चलिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मैं आपको 0% से 100% तक पहुंचाऊंगा। 9 से 10 महीने का समय लगेगा, ये मान के चलिए। जी अखिलेश तिवारी सर, अब सीपीओ का एग्जाम कब होगा? देखिए, जो भी एग्जाम इस साल जिस डेट में हुए हैं उसके 10 से 12 महीने के बाद अगले साल आपका पेपर होगा। जैसे इस बार सीपीओ का जो पेपर हुआ है वो हुआ है आपका जून में, 27-28 जून में। तो अगली साल जो सीपीओ का पेपर होगा वो अप्रैल मई जून के महीने में, इन 3 महीनों में कभी भी होगा, ये मान के चलिए, ठीक है ना। एसएससी का कैलेंडर पहले ही आ जाता है, आपका पेपर कब कब लिया जाएगा। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भी आज की कहानी। कट ऑफ बहुत हाई पहुंच गई भैया आज के जमाने में सिलेक्शन लेने के लिए। ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल से शुरू करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन। इंग्लिश में लिखा हुआ है पर मैं बोलूंगा हिंदी में, और हिंदी में बोलूंगा, हिंदी में लिख भी दूंगा, हिंदी में ही समझाऊंगा। सबसे पहले आपको कुछ परिभाषा समझनी है। पॉइंट, पॉइंट या हिंदी में इसको कहते हैं बिंदु। ये पीपीटी थोड़ी खराब बनी हुई है, आगे की पीपीटी ठीक है, तो थोड़ा कलर डार्क है, आगे का ठीक है। पॉइंट हिंदी में कहते हैं मेरे दोस्तों बिंदु। पॉइंट क्या होता है?
पॉइंट इज ए सर्कल विद जीरो रेडियस। दो तरीके से डेफिनेशन है। पॉइंट एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस जीरो होती है। जैसे मैं आपके सामने बताऊं, ये सर्कल है, सभी बच्चे जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, इसकी त्रिज्या है। तो अगर मैं एक ऐसा सर्कल बनाऊं जिसकी रेडियस जीरो है, जिसकी रेडियस जीरो है लगभग, यानी कि ये बिल्कुल जीरो का, मैं इसको नाप ही नहीं सकता, इसको हम पॉइंट बोलते हैं। या फिर एक ऐसी आकृति जिसकी ना कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है। एक ऐसी आकृति, पॉइंट की दूसरी परिभाषा, एक ऐसी आकृति जिसकी ना कोई लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई। मैं आपसे पूछूं इसकी लंबाई क्या है? यहां तो मैंने काफी बड़ा बनाया, पॉइंट होता है बहुत छोटा सा, दिखाई भी ना दे। देखो दिख रहा है आपको? तो पॉइंट मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। दूसरी बात मेरे प्यार में, पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। पॉइंट को हमेशा एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अगर हमें ये नाम लिखना है मेरे दोस्तों, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, पॉइंट पी या ए बी सी, जो भी आप नाम देना चाहो, काखा का कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर से नहीं। बात समझ में आ गई? एक ऐसी आकृति जिसकी ना कोई लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, उसको हम पॉइंट या हिंदी में बिंदु कहते हैं। आगे लाइन, लाइन, लाइन या फिर मेरे प्यारे भी रेखा क्या होता है? लाइन या हिंदी में हम इसको कहते हैं रेखा। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? व्हाट इज लाइन? जल्दी से बताओ। लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। मिनिमम 2 पॉइंट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए लाइन। लाइन बहुत सारे बिंदुओं का समुच्चय है जो एक फिक्स डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। लाइन में केवल लंबाई होती है, ना तो लाइन की कोई मोटाई है, ना ही कोई चौड़ाई है। लाइन बहुत सारे पॉइंट का एक सेट है जो एक फिक्स ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। लाइन की ना तो कोई मोटाई होती है, ना चौड़ाई, लाइन में केवल लंबाई होती है, हैविंग ओनली लेंथ। समझ में? कैसे समझते हैं? एग्जाम्पल से मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा, सभी लोग ध्यान सुनेगा। सपोज मेरे दोस्तों एक पॉइंट है, इसके आगे मैंने एक और पॉइंट बना दिया, इसके आगे मैंने एक और पॉइंट बना दिया, इसके आगे एक और पॉइंट बना दिया, इसके आगे एक और पॉइंट बना दिया, तो इसके आगे मैं ऐसे लाखों करोड़ों पॉइंट बनाता चला जाऊं इसके आगे, तो क्या बन जाएगी बच्चे? एक लाइन बन जाएगी, एक लाइन। यानी कि लाइन बहुत सारे पॉइंट्स का एक ग्रुप है जो एक सीधी डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, कहीं मुड़ेगा नहीं, एक सीधी दिशा में आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। लाइन का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना एंड पॉइंट। लाइन कहां जाके खत्म होगी नहीं पता, इसलिए तीर जा रहा है। ये लाइन शुरू कहां से हुई नहीं पता। लाइन का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। ना लाइन की कोई मोटाई होती है, ना चौड़ाई, लाइन में केवल लंबाई ही लंबाई होती है, जैसा कि यहां पर दिख रहा है। तो लाइन बहुत सारे बिंदुओं का एक सेट है जो एक निश्चित फिक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ते। लाइन में केवल लंबाई होती है, मोटाई चौड़ाई नहीं होती। ना तो लाइन का कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना ही लाइन का कोई एंड पॉइंट है। चले अब लाइन को डिनोट कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपके सामने लाइन खींची, सभी को दिख रहा है, आपके सामने मैंने लाइन खींची। तो लाइन को नोटेशन देने के दो तरीके हैं। जैसे मान लिया इस लाइन पर 2 पॉइंट है ए और बी, मान लिया इस लाइन पर 2 पॉइंट है ए और बी, ये 2 पॉइंट है। इस लाइन पर ये 2 पॉइंट के मुझे नाम पता है, माना इस पॉइंट का नाम ए है और माना इस पॉइंट का नाम बी है। तो मैं ऐसे करूंगा कि ये लाइन ए बी हो गई, ये लाइन ए बी हो गई मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आ गई? अगर लाइन पर स्थित किसी 2 बिंदुओं के मुझे नाम पता है, तो मैं इस लाइन को ऐसे कहूंगा, जैसे इंसानों के नाम होते हैं वैसे फिगर्स के भी नाम होते हैं। इस लाइन को नाम कैसे देंगे? लाइन ए बी। ए बी क्या है? इस लाइन पर स्थित 2 बिंदु के निर्देशांक है, दूसरा 2 बिंदु के नाम है मेरे प्यारे भाई। दूसरा तरीका ये होता है लाइन को नोटेशन करने का मेरे प्यारे भाई। जैसे लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे इस लाइन पर स्थित 2 बिंदुओं के नाम नहीं पता, तो मैं ऐसे लिखूंगा लाइन। आप इसको कोई भी स्मॉल लेटर से नाम दे दीजिए, कोई भी स्मॉल लेटर, कोई भी अंग्रेजी का स्मॉल लेटर नाम दे दीजिए, एल एम एन वट एवर इट इज। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया लाइन एल, लाइन स्मॉल एल। आप लाइन स्मॉल एम बोल सकते हैं, लाइन स्मॉल एन बोल सकते हैं, लाइन स्मॉल पी बोल सकते हैं। तो 2 तरीके हैं, ठीक है।
जनरली जो हम यूज करते हैं वो ये वाला तरीका यूज करते हैं, ये वाला तरीका कम यूज किया जाता है। तो किसी भी लाइन को नोटेशन देने के दो तरीके हैं। अगर लाइन पर स्थित दो बिंदुओं के हमें नाम पता है तो हम कहेंगे लाइन ए। अगर इनके नाम पी क्यू होते तो हम कहते हैं लाइन पी क्यू। अगला कंसेप्ट, एक लाइन खींचने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की जरूरत होती है। मिनिमम 2 पॉइंट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए लाइन। एक रेखा खींचने के लिए, लाइन को हिंदी में रेखा कहते हैं, एक रेखा खींचने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की जरूरत होगी। एक लाइन खींचने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। कैसे? तो मेरा एक पॉइंट है, एक बिंदु है, एक पॉइंट है बच्चों, एक ही पॉइंट है। अब एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन जा सकती हैं। ये भी लाइन है, इस पॉइंट से आ रही, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। तो एक बिंदु से तो बहुत सारी रेखा जा सकती है। लेकिन अगर मेरे प्यारे भाई दो अलग अलग पॉइंट है, एक बिंदु ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दो अलग अलग पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंटों को जब मैं मिलाऊंगा तो यहां से एक ही रेखा जाएगी, एक ही फिक्स लाइन जाएगी। मेरे प्यारे भाई बात समझे कि नहीं? तो एक लाइन खींचने के लिए, एक डेडिकेटेड लाइन खींचने के लिए हमें कम से कम दो अलग अलग पॉइंट की जरूरत होगी। कम से कम दो अलग अलग पॉइंट की जरूरत होगी एक लाइन खींचने के लिए। कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया? एक रेखा खींचने के लिए कम से कम हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। नमस्ते भाई। भाई ये तो बहुत छोटी बात है, इसमें समझने में इतना टाइम वेस्ट ना करें। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। रे यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं किरण। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे रे, या हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं किरण। कितने बच्चे जानते हैं रे के बारे में? किरण, रे यानी कि किरण। रे और लाइन में बहुत हल्का सा फर्क है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बोला कि लाइन का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। लाइन मेरे प्यारे भाई इधर और उधर, लाइन कहां पे खत्म होगी नहीं पता, तीर उधर चल रहा है। लाइन मेरे प्यारे भाई कहां से शुरू होगी नहीं पता। लेकिन प्यारे बच्चों किरण में ऐसा नहीं है। लाइन और रे में बस एक ही फर्क है, रे हैज ए फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट बट हैज नॉट ए फिक्स एंड पॉइंट। रे एक ऐसी लाइन है जिसका एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हमें यह तो पता है कि ये कहां से शुरू हुआ, लेकिन हमें यह नहीं पता ये कहां पे जाके खत्म होगा। बस यही फर्क है। इसको हम बोलते हैं रे। रे किरण, जैसे सूरज की किरण होती है, सूरज की किरण सूरज से निकलती है, पृथ्वी तक पहुंचती है। तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है कि किरण सूरज से निकली, लेकिन वो किरण कहां पे जाके रुकेगी ये हमें नहीं पता। ठीक है बच्चों? तो रे हैज ए फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट। रे या फिर किरण का एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक निश्चित शुरुआती बिंदु होता है कि भाई यहां से शुरुआत होगी, लेकिन खत्म कहां पे होगी, इसका एंड पॉइंट कहां है वो हमें नहीं पता होता। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। अब रे को हम नोटेशन कैसे देते हैं, रे का हम नामकरण कैसे करते हैं? माना इस लाइन का इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट ए है और इस रे पर कोई पॉइंट बी है। इस रे पर माना कोई दूसरा बिंदु बी है, स्टार्टिंग पॉइंट ए है। स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। तो इसको नाम देने का जो तरीका है, नाम लिखने का, वो ये है रे ए बी। रे ए बी। लेकिन मेरे प्यारे भी ध्यान रखेगा, हम ए से बी की तरफ बढ़ रहे हैं ना, ए स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट हमें नहीं पता एंड पॉइंट कहां है। तो ए से बी की तरफ ऐसे तीर चलाना होता है, ऐसे तीर चलाना, ये तीर चलाना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं रे। हिंदी में लिखिए सर जी। सौरभ कुमार जी, मैं हिंदी में एक ही बात को 5 बार बोलता हूं। आपको अंग्रेजी नहीं पसंद है, आप खुद से लिख लीजिए, मैं 5 बार बोलता हूं। आप हिंदी नहीं लिख पाते हैं तो फिर ये तो बड़ी, अंग्रेजी भी कमजोर, हिंदी भी कमजोर, फिर तो आपका कुछ नहीं। मैंने बात 5 बार बोली कि रे यानी कि किरण एक ऐसी सेगमेंट जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका शुरुआती बिंदु निश्चित होता है, लेकिन एंड पॉइंट, आखिरी बिंदु फिक्स नहीं होता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम रे किरण कहते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे चल।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आए मेरे प्यारे बच्चों? किसी को कोई परेशानी? आगे चलेंगे सब लोग। अगला कॉन्सेप्ट सब लोग हेडिंग डालेंगे लाइन सेगमेंट। सब लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हिंदी में हम इसको कहते हैं रेखाखंड। हिंदी में हम इसको कहते हैं रेखाखंड। रेखा तो आप जानते हैं लाइन, और खंड मतलब टुकड़ा। खंड मतलब क्या होता है बेटा? टुकड़ा। यानी कि लाइन सेगमेंट मतलब रेखा लाइन का एक टुकड़ा। अभी अभी मैंने आपको समझा दिया मेरे प्यार में, एक लाइन है, दिस इज ए लाइन, ये एक रेखा है। जस्ट अभी मैंने आपको समझाया कि एक लाइन है, इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही कोई एंड पॉइंट है, दोनों तरफ बढ़ती जाएगी। पूरी दुनिया का पेपर खत्म हो जाएगा लेकिन ये खत्म नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये लाइन है। अब इस लाइन पर मैं कोई भी लेंथ ले लेता हूं। सपोज मुझे इस लाइन का ये टुकड़ा लेना है, ये टुकड़ा, मुझे केवल यही टुकड़ा लेना है, ये टुकड़ा। माना कि ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। ये पी क्यू क्या है? पी क्यू इस लाइन का एक टुकड़ा है, खंड है। पी क्यू इस लाइन का एक सेगमेंट है, इस लाइन का एक टुकड़ा है, एक खंड है। जैसे होता है ना, हमारे पास बहुत लंबा फीता होता है नापने के लिए, उसमें से हमने 1 फुट काट लिया तो 1 फुट क्या हो जाएगा? उस फीते का एक टुकड़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक लाइन है और हमने उसमें से एक टुकड़ा काट लिया, इसी को हम कहते हैं, यानी कि मुझे बाकी इस लेंथ से कोई मतलब नहीं है। इसी को मेरे दोस्तों, यानी कि इसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट का मतलब, लाइन सेगमेंट एक फिक्स लेंथ होती है। फिक्स लेंथ होती है मेरे प्यार भी, फिक्स लेंथ, इसको हम नाप सकते हैं, इसको हम पैमाने से नाप सकते हैं। लाइन सेगमेंट को लिखने का तरीका ये होता है, लाइन सेगमेंट पी क्यू। लाइन सेगमेंट पी, ये इसको लिखने का तरीका। रेखाखंड पी क्यू है। सभी को समझ में आया? बस यहां पे इंपॉर्टेंट बात है कि लाइन सेगमेंट की रेखाखंड की एक फिक्स लंबाई होती है, एक निश्चित लंबाई होती है, जिसे आप पैमाने से नाप सकते हैं कि भाई 5 सेंटीमीटर है, 6 है, 10 है, 12 है, आप नाप सकते हो। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ए लाइन विद ए फिक्स लेंथ, बिल्कुल सही बोला प्रतीक यादव जी ने, ए लाइन विद ए फिक्स लेंथ। अब एक बात बताओ, बार बार ये सेगमेंट शब्द लिखने में परेशानी होगी ना? हम इतनी सारी थ्योरम पढ़ेंगे, इतने सारे सवाल करेंगे, हमें बार बार लाइन सेगमेंट पी क्यू, लाइन सेगमेंट पी क्यू लिखने में लंबा पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। तो आम बोलचाल की भाषा में जनरली हमें सेगमेंट शब्द इस्तेमाल ही नहीं करते, हम सेगमेंट शब्द लिखते ही नहीं है। सही तरीका यह है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में सवाल आएंगे या मैं आपको कोई थ्योरम पढ़ाऊंगा, मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊंगा, तो मैं इसको यही कहूंगा कि भाई ये लाइन पी क्यों है, ये लाइन सेगमेंट। लेकिन सेगमेंट लिखने में बार बार समय खराब होगा, समय की बचत करेंगे। पेपर में भी सवाल आएगा तो कहीं भी आप पेपर में लाइन सेगमेंट लिखा हुआ नहीं देखोगे, वहां भी लाइन ही लिखेगा। एग्जामिनर भी टाइम बचाता है, टाइपिंग का पैसा बचाता है। तो लाइन पी क्यू ही आपको लिखा हुआ मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आई? दिस इज लाइन पी क्यू, सेगमेंट शब्द नहीं लिखा होगा। ठीक है? क्यों? इसका केवल एक ही पर्पज है कि मेरे प्यारे भाई समय बचाएं। अनुराग साहू सर बेसिक से पढ़ाओ। अनुराग साहू और कौन सा बेसिक से पढ़ाएं भाई? और क्या बेसिक चाहिए तुमको भाई? इससे बेसिक क्या होगा? इससे नीचे बेसिक नहीं है। अगर आप 9वीं क्लास का ट्यूशन भी पढ़ोगे ना, तो भी ट्यूशन में भी मास्टर इससे ऊपर ही पढ़ाएगा। आप ट्यूशन जाके पढ़िए एक बार। हद होती है यार। हमने आपको बिंदु बताया, हमने आपको रेखा पढ़ाया, हमने आपको किरण पढ़ाया, हमने आपको रेखाखंड पढ़ाया। पता नहीं इसको क्या जानना है अब मैं आपको क्या ये ज्योमेट्री की स्पेलिंग पढ़ाऊं कि GEO? हम गणित है तो गणित ही पढ़ेंगे ना, और यही बेसिक है। ये बेसिक है।
कभी ट्यूशन गए हो आप? वो भी नहीं बताता बच्चे ये सब चीजें। कहां आपको परेशानी हुई? इसमें डाउट कहां आ गया? आप बताओ कि सर ये डाउट है। इसमें भी डाउट आ जाएगा तो कैसे काम चलेगा? अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है। वाकई में ये जो कोरोना वाले बालक है इतने कमजोर हैं कि इनके लिए मैं ये लिखता हूं ना, लाइन सेगमेंट, ये लिखना भी इनके लिए बेसिक से ऊपर है। लाइन सेगमेंट लिखना भी बेसिक से ऊपर है। मैंने कलम उठा के यहां बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए ऐसे शुरुआत करी ना, कुछ लिखने के लिए, ये भी इनके लिए बेसिक से ऊपर है। कोरोना वाले बालकों का ये हाल है क्योंकि ये वो बालक हैं जिनको हिंदी लिखना भी नहीं आता। मैं स्कूल में गया था, 12वीं क्लास के बालक, लिटरली 12वीं क्लास के बालक निर्देशांक ज्यामिति को लिख नहीं पा रहे थे। निर्देशांक ज्यामिति शब्द लिख नहीं पा रहे थे 12वीं क्लास के बाद। अब उनको लिए एक लाइन खींचना भी बेसिक से ऊपर है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं पढ़ाऊंगा बेसिक से, लेकिन मैं केवल बेसिक नहीं पढ़ाने वाला। बेसिक से ही पढ़ाऊंगा लेकिन केवल बेसिक नहीं पढ़ाने वाला। 2 साल ही है मोहित शर्मा, ठीक है जी। लाइन सेगमेंट, आगे चलेंगे। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे भाई, एंगल्स। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे बेटा, एंगल्स। एंगल, एंगल। हिंदी में कोण, हिंदी में कोण, हिंदी में कोण, ठीक है बेटे। बताओ क्या होता है बेटा एंगल्स? देखो, जब भी दो रेखाएं मिलेंगी, जब भी दो लाइन मिलेंगी, जैसे ये लाइन है एक, एक दूसरी लाइन है, जब भी दो लाइन मिलेंगी तो उनके बीच में मेरे दोस्तों कुछ ना कुछ ये झुकाव होगा। ये झुकाव कम ज्यादा, यहां थोड़ा झुकाव कम है। अब ये दो लाइन ऐसे मिली मेरे प्यारे भी, ऐसे, इनके बीच में झुकाव थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो जब भी दो लाइन मिलती हैं तो उनके बीच में झुकाव बनता है। झुकाव कम ज्यादा कैसा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन लाइन। तो एंगल क्या होता है मेरे प्यार भी? एंगल का मतलब है दो रेखाओं के बीच झुकाव को, दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। बस सिंपल सी परिभाषा। आप 10वीं क्लास में पढ़ोगे तो वहां बहुत टेक्निकल परिभाषा, लेकिन वो टेक्निकलिटी में नहीं जाना, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं, कोण, कोण कहते हैं, ठीक है ना बेटा। बस सिंपल सी बात, दो रेखाओं के बीच झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन इज कॉल्ड एंगल। ये देख लीजिए यहां पे लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, अंग्रेजी में। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई है, कहां गया ये, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है, आपने अंग्रेजी हिंदी दोनों में हमको बताया है। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन इज कॉल्ड एंगल। दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं, दैट्स इट। अब मेरे प्यार भी समझिएगा डिटेल में। अब बड़े बूढ़ों के साथ, हमारे बड़े बूढ़ों के साथ ये समस्या आती कि भी कोण नापे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि इन दो रेखाओं के बीच झुकाव ये है। जैसे हम वजन तो नापते हैं किलो में, है ना, हम दूध भी नाप लेते हैं लीटर में, हम लंबाई भी नाप लेते हैं किलोमीटर में। कोण नापे कैसे? भैया हर चीज को नापने का कुछ ना कुछ तरीका इंसान ने बनाया। लंबाई किलोमीटर में नापेंगे, मीटर में, वजन ग्राम किलोग्राम में नापेंगे, दूध पानी नापेंगे लीटर में। तो ऐसी कोण नापने का एक तरीका निकाला, डिग्री। डिग्री ये सर्वसम्मति से कहीं से आया नहीं, इंसान ने अपनी मर्जी से बनाया ये। भाई अगर हम एक पूरा चक्कर घूमते हैं, अगर हम एक पूरा चक्कर घूमते हैं तो एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का मेरे प्यार भाई। कंप्लीट जो चक्कर आप घूमोगे, यानी एक पूरा राउंड जो कोण होगा वो 360 डिग्री का होगा।
360 डिग्री का मेरे प्यारे बच्चे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर ये फिक्स है, ये कहीं से प्रूफ नहीं किया गया। अब आप कोई कहने लगे कि 1 किलो का बाट इतना बड़ा क्यों होता है, इतना बड़ा क्यों नहीं होता 1 किलो का बाट। अरे बड़े बूढ़ों ने जो चीज कह दी वो हमने मान ली, वही चलती आ रही है। उन्होंने कह के मर गए कि भैया ये जो पूरा एक आप एक चक्कर मारोगे कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। एक पूरा जो राउंड होता है, एक पूरा चक्कर 360 डिग्री कोण के बराबर होता है। ठीक है, 360 डिग्री। समझ में मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये पूरा एक चक्कर 360 डिग्री के बराबर है। यहां से मैं ये भी देख सकता हूं, अगर मैं इसके 4 बराबर हिस्से कर दूं, मैंने अभी समझा कि पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। मैं इसके 4 बराबर हिस्से कर दूं, 4 बराबर हिस्से, ये हो गया। ये पूरा तो कितने के डिग्री का है? पूरा 360 डिग्री का है। पूरा चक्कर कितने का होता है? कंप्लीट राउंड 360 डिग्री का। मैंने 4 बराबर टुकड़े कर दिए, तो हर एक टुकड़ा कितने का होगा? 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का होगा। 360 के 4 टुकड़े कर दिए, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री। क्लियर है? तो आपने बचपन में चांदा भी देखा होगा, चांदे में डिग्री बना होता है ना, एक एक डिग्री का गैप बना होता है, तो हम चांदे से कोण नाप सकते हैं। ठीक है जी? तो इतना बेसिक मत बताओ, ये सब तो आता है। ज्योति जी आपको आता है। हमारे देश में कोरोना वाला, इन्होंने डिग्री ही नहीं सुना, डिग्री शब्द ही नहीं सुना बेटा, ये तो बहुत दूर की बात है। वास करो भाई, ऐसे बालक बैच में पढ़ रहे हैं जिन्होंने आज तक डिग्री शब्द ही नहीं सुना, जिनको ये पता ही नहीं है कि 90 डिग्री का कोण ऐसे बनता है, कोण नाम की कोई चीज होती है। ऐसे बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना? सबको साथ लेके चलना है। धीरे 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 करके मैं स्पीड और लेवल बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे करके। ठीक है बच्चे? तो कंप्लीट चक्कर 360 डिग्री का होता है। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चे। क्या लिखा है? दो रेखाओं के बीच झुकाव को हम कोण कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन है, और दूसरी ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है। हमने यहां पे 2 लाइन खींची मेरे प्यारे भाई। एक लाइन ये होगी ओ ए, पॉइंट ओ है ये ओ ए, और दूसरी लाइन मेरे प्यारे भाई ये होगी ओ बी। अब इनके बीच में मेरे प्यारे बच्चे ध्यान सुनेगा, इनके बीच में ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये वाला कोण इनके बीच में बन रहा है। ठीक है ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी, ये वाला कोण इनके बीच में बन रहा है। इसे हम कहते हैं, ये 2 रेखाओं के बीच झुकाव है। ठीक है? इसी को हम कोण कहते हैं, और कोण को नापने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, ये स्केल चांदे से नापते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? अगर हमें कोण को नोटेशन देना है तो कैसे लिखेंगे? जैसे आपका नाम अविनाश है, राम है, श्याम है, इसलिए कोण का भी कोई नाम होता है। कोण को लिखने का तरीका ये है, ये कोण आपको एओबी दिखाई दे रहा है, ये वाला साइन बनाते हैं, एंगल ए ओ बी। जिस शीर्ष पे, जिस मेरे दोस्तों ये हो गया पॉइंट, जिस बिंदु पे कोण बनता है, जिस बिंदु पे, उसको हमेशा बीच में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं आप ए बी ए लिख दो, गलत हो जाएगा। जिस भी पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसको हमेशा बीच में ही लिखा जाता है, इज्जत देके। ये कोण ए ओ बी है। ठीक है? मान लिया कि ये वाला, इसको जो है थीटा नाम दे दिया मैंने, तो कोण ए ओ बी थीटा हो गया मेरे प्यारे बच्चे। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 2 रेखाओं के बीच झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं। यहां पे हमने 2 रेखाएं खींची, एओ ओ ए और ओ बी, उनके बीच ये वाला कोण बन रहा है। इसको लिखने का तरीका हो गया ए ओ बी। ठीक है बच्चे? जिस बिंदु पे कोण बनता है हमेशा उसको ही बीच में लिखा जाएगा। कोण यहां पे बन रहा है ओ पर, तो ओ को ही बीच में लिखा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो धीरे धीरे हमें सारी परिभाषा पढ़नी पड़ेगी, बिना परिभाषा समझे हम कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते। सब लोग लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर। हिंदी में बेटा हम इसको कहते हैं कोण समद्विभाजक। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं बेटे? कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक।
बताओ बेटा क्या होता है एंगल बाइसेक्टर या फिर कोण समद्विभाजक क्या होता है, जल्दी से बताएं आप, आपको बताना पड़ेगा और कोई चॉइस आपके पास नहीं है। कुछ तो पढ़ा होगा आपने बचपन में, एंगल बाइसेक्टर या फिर कोण समद्विभाजक क्या होता है। देखो मैथ के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी कमजोर है, हिंदी की भी और अंग्रेजी की भी, नाम में ही परिभाषा छिपी हुई है। कोण मतलब कोण, यहां पे हमने कोण बना दिया। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब टुकड़ा, भाग, यानी कि एक ऐसी लाइन मेरे प्यारे भाई जो कोण को दो बराबर भागों में बांट दे। एक ऐसी लाइन जो कोण को दो बराबर भागों में बांट दे उसे हम कोण समद्विभाजक कहते हैं। एक ऐसी लाइन जो कोण को दो बराबर भागों में बांट दे उसे हम कोण समद्विभाजक कहते हैं। एक ऐसी लाइन जो कोण को दो बराबर भागों में बांट दे उसे हम कोण समद्विभाजक कहते हैं। सर आपके सामने यहां पर एक कोण बना हुआ है एओबी, एंगल बना हुआ है एओबी, एओबी। अब एक ऐसी लाइन खींचो जो इस कोण के दो बराबर टुकड़े कर दे, तो ये एक लाइन होगी मेरे प्यारे भी इस तरीके से, ये लाइन होगी मेरे प्यारे भी इस तरीके से। हाँ सुनिएगा, ये लाइन है मेरे प्यारे भी, मैं इसको नाम देता हूं ओपी। ये लाइन ऐसी है जो इस कोण एओबी के दो बराबर टुकड़े कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। यानी कि अगर ये पूरा कोण एओबी था तो ये देखो आधा आधा हो गया, जितना ऊपर है उतना ही नीचे। अगर ऊपर एल्फा है तो देखो नीचे भी एल्फा हो गया, ऊपर और नीचे बराबर बराबर हो गया, एल्फा एल्फा, हाफ हाफ हो गया मेरे दोस्तों। अगर ऊपर यहां पे एल्फा है, ये ऊपर वाला कोण एल्फा है आधा, तो नीचे भी बिल्कुल जब आप नापोगे तो नीचे भी आपको एल्फा ही मिलेगा। तो ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। इससे हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर ऑफ ओएबी, एंगल बाइसेक्टर, इस लाइन को ही हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। कौन एओबी का समद्विभाजक है। सभी को समझ में आया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? किसी को कोई दिक्कत दुख तकलीफ परेशानी समस्या बताएं हमें। नाम में परिभाषा छुपी हुई है, कोण समद्विभाजक, यानी कि एक ऐसी लाइन जो कोण को दो बराबर हिस्सों में हाफ हाफ कर दे। अगर ये पूरा कोण 60 है तो आधा आधा हो जाए 30-30 डिग्री, अगर ये 75 है तो आधा आधा हो जाए 37.5 डिग्री, ये कोण समद्विभाजक कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा सब लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सटीरियर एंगल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बच्चों हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल हिंदी में कहते हैं बाह्य कोण। ध्यान से मेरे दोस्तों समझिएगा आप मेरे प्यारे भाई बात को, हर कोण के साथ उसका एक्सटीरियर जुड़ा होता है, हर कोण के साथ उसका एक्सटीरियर जुड़ा हुआ होता है, हर कोण के साथ उसका एक्सटीरियर एंगल जुड़ा हुआ होता है मेरे प्यारे भाई। ध्यान से मैंने आपके सामने कोण बनाया, मैंने आपके सामने कोण बनाया ए ओ बी, ये कोण बनाया, दिस इज एंगल एओबी, दिस इज एंगल एओबी। मैंने आपके सामने ये वाला कोण बनाया, ये वाला कोण मैंने आपके सामने बनाया मेरे प्यारे भाई, ये कोण एओबी। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही एओबी, ये कोण एओबी है। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण। ये कोण एओबी बना हुआ है कहां पर, पॉइंट ओ पर। हर एंगल के साथ हर वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण भी होता है। आप इसको आगे बढ़ाओ, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे आप एओ को आगे बढ़ा लो चाहे बीओ को आगे बढ़ा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस भुजा को आगे बढ़ाओ, आप इस भुजा को आगे बढ़ाओ, ये मैंने आगे बढ़ाया, आगे मैंने आगे बढ़ाया मेरे दोस्तों, आगे आगे बढ़ाया मैंने। तो आगे बढ़ाने पर ये कोण एओबी है, ये कोण एओबी है, इससे सटा हुआ ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, एक्सटीरियर एंगल, यही हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ, ये एओबी का बाह्य कोण है। बाह्य कोण कैसे बनता है, आगे बढ़ाने पर। एक्सटीरियर एंगल ऑफ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ
कोण एओबी, ये कोण एओबी का बाह्य कोण है। ये हमारा कोण एओबी बना हुआ है। आप इस भुजा को आगे बढ़ाओ तो आगे बढ़ाने पर ये जो कोण बनेगा इसे ही हम एओबी का एक्सटीरियर एंगल या बाह्य कोण कहते हैं। कुछ बच्चों के मन में डाउट आ सकता है कि सर आपने इस भुजा को आगे बढ़ाया, आप इसको भी तो आगे बढ़ा सकते थे, इसको भी तो आगे बढ़ा सकते थे, सर ये वाला एक्सटेंड हो जाएगा फिर। ठीक है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर ही होंगे। जब आप इनको चांदे से नापोगे तो ये दोनों बराबर ही आएंगे। आप किसी भी भुजा को बढ़ा लो, चाहे आप बीओ को बढ़ा लो, चाहे आप एओ को बढ़ा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको एक्सटेंड करने पर जो बाहर की तरफ एंगल मिलेगा उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक्सटीरियर एंगल। समझ में आया? किसी को कोई समस्या? ठीक है, चलो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर ये वाला कोण थीटा है बेटे, तो ये बताओ ये वाला कोण कितना होगा? ये कोण कितना होगा, जल्दी बताइए। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ये वाला कोण थीटा है बेटा, तो ये वाला कोण कितना होगा? जल्दी बताएं, जल्दी। जल्दी से बताओ। अगर ये कोण थीटा है, ये कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को पता है, 180 डिग्री माइनस थीटा। वेरी गुड। देखिए यहां पे आ जाते हैं। मैंने आपको एक बात बताई कि एक पूरा जो राउंड है, अगर आप एक पूरा चक्कर मारोगे तो 360 डिग्री का होगा, अगर आप एक पूरा चक्कर मारोगे। लेकिन आप पूरा चक्कर देखो, जैसे ये है, आप पूरा चक्कर मारोगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री का हो जाएगा। लेकिन पूरा चक्कर ना मार के आप आधा ही चक्कर मारते हो, यानी कि आधा ही कोण लेते हो, तो कितने का होगा? 180 डिग्री का। यानी कि सीधी रेखा हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। सीधी रेखा, ये सीधी रेखा है बेटा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कितना कोण बना रही है यहां पर? 90 90, 180 डिग्री का। पूरा चक्कर घूमोगे 360 डिग्री, आधा ही चक्कर घूमोगे ये, तो कितना कोण बनेगा? 180 डिग्री का। तो आपको समझना चाहिए कि सीधी रेखा है तो सीधी रेखा मतलब मेरे प्यारे में 180 डिग्री होना चाहिए टोटल। इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा बेटा? 180 डिग्री में से थीटा घटाना पड़ेगा, 180 डिग्री में से थीटा घटाना पड़ेगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, तो यहां पे आपके सामने दो चीजें आ गई, एक एंगल बाइसेक्टर और मेरे प्यारे भाई दूसरा आपका एक्सटीरियर एंगल। देखो ये हमने कोण एओबी बनाया, कोण एओबी। आगे चलते हैं, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, मजा आएगा। अगर मैं इस साइड को आगे की तरफ बढ़ा दूं, ऐसे मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा देता हूं, पेन से बढ़ा दूं क्या? पेन से बढ़ा, अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा दूं, आगे की तरफ, तो बेटा ये क्या बन जाएगा? ये आपका एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, बाह्य कोण। दिस इज बिकम एक्सटीरियर एंगल, ये बाह्य कोण बन जाएगा। हमने अंदर वाले एंगल का बाइसेक्टर खींचा, इसका जो पूरा नाम है वो होगा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इंटीरियर, इंटीरियर, इंटीरियर का हिंदी में मतलब होता है आंतरिक, आंतरिक कोण समद्विभाजक। ये क्या है बच्चे? आंतरिक कोण समद्विभाजक। क्या है ये? आंतरिक कोण समद्विभाजक है। इंटीरियर का मतलब आंतरिक। ये कोण एओबी है, तो हमने कोण एओबी में अंदर की तरफ बाइसेक्टर खींचा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, आंतरिक कोण समद्विभाजक। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोण की किसी भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ाने पर बाहर की तरफ जो कोण बनता है इसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। अब बच्चे जैसे हमने अंदर वाले कोण का बाइसेक्टर खींचा है, बिल्कुल उसी रिवाज से मैं बाहर वाले कोण का भी बाइसेक्टर खींच सकता हूं। ये आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं बाहर वाले कोण का भी बाइसेक्टर खींच सकता हूं, और मैंने इसको नाम दे दिया ओ क्यू। मैंने इसको नाम दे दिया बच्चे ओ क्यू। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये क्या है? बाहर वाले कोण का समद्विभाजक है। जैसे आपके पास ये वाला कोण है, ये तो अंदर की तरफ हो गया, अब मैंने इसको बाहर की तरफ बढ़ाया, बाहर की तरफ, अब मैं ये बाहर का कोण बन गया मेरे प्यारे भाई, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। अब मैंने इसका समद्विभाजक खींचा, यानी कि एक ऐसी लाइन जो इस कोण के दो बराबर टुकड़े कर देगी, बीटा 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 बीटा। यानी कि ऐसी लाइन है मेरे प्यारे भाई
जो बाह्य कोण बन रहा है, इस बाह्य कोण के दो बराबर टुकड़े कर रहे हैं। अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? समझ में आया? तो हम इसको बोलते हैं मेरे प्यार भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। एक्सटीरियर बाह्य कोण समद्विभाजक, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एओबी। ये कोण एओबी के एक्सटीरियर का बाइसेक्टर है। ये कोण एओबी के एक्सटीरियर का बाइसेक्टर है। ये आपका कोण एओबी था। ये कोण एओबी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, आंतरिक कोण समद्विभाजक। हमने कोण एओबी की इस भुजा को आगे बढ़ाया, ये बाह्य कोण बन गया। इस बाह्य कोण का समद्विभाजक खींचा है, बाइसेक्टर खींचे एक ऐसी लाइन जो इस बाह्य कोण के दो बराबर टुकड़े कर दे, तो हम इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एओबी। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो यहां पे आपको दो चीज बनेंगी, आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक। दो चीज आपको दिखाई दे रही हैं, आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक। आपको यहां पर दो दो चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे, यस सर। नहीं, दोनों साथ साथ होंगे बर्नल। अगर आपको ये समझ में आया है तो कमेंट में यस लिखेंगे, यस। तीन बच्चों को छोड़ के सबको समझ में आ गया। तीन बच्चों को, मैं उन तीन बच्चों के लिए दोबारा से बता देता हूं। जैसे कि भाई ये कोण है एओबी, ये कोण है एओबी। मैं इसका बाइसेक्टर खींचूंगा तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब मैं इसको आगे बढ़ा तो ये कोण एओबी का एक्सटीरियर एंगल बन गया, ये कोण एओबी का बाह्य कोण बन गया, बाह्य कोण। अब इस वाले बाहर वाले कोण के भी तो दो टुकड़े कर सकता हूं, इस बाहर वाले कोण की भी तो दो टुकड़े कर सकता। तो मैंने एक ऐसी लाइन खींची है जो बाहर वाले कोण के दो टुकड़े कर रही है, बीटा बीटा, बाहर वाले कोण के दो टुकड़े कर रही है। ये क्या हो जाएगा? ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अब मैं अंदर वाले कोण के दो बराबर टुकड़े कर दूं, अंदर वाले कोण के अल्फा अल्फा, ये इंटीरियर बाइसेक्टर हो जाएगा। इसमें डाउट कहां है? ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात थी। अंदर खींचो तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, बाहर वाले का खींचो तो बाह्य कोण बाइसेक्टर। दैट्स इट, बात खत्म। मुझे लगता है यहां तक हर एक बच्चे को मेरी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आप गौर से देखो, मैंने अभी समझाया है, मैंने अभी अभी जस्ट आपको समझा। मैं आपसे कहूं ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? ये वाला पूरा एक सीधी रेखा है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। और अगर ये सीधी रेखा है तो बेटे पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो आप कहोगे सर ये पूरा कोण होगा 180 डिग्री। ये पूरा कोण 180 डिग्री का होगा। अगर ये सीधी रेखा है तो मैंने अभी समझाया कि पूरा का पूरा कोण 180 डिग्री का होगा, यानी कि जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए। अगर ये सीधी रेखा है तो पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। अगर मैं पूरा कोण जोड़ूंगा तो आप बताओ, अल्फा अल्फा दो बार है, दो अल्फा हो गया, दो अल्फा। मैं आपसे कहूं बीटा बीटा दो बार है, दो बीटा हो गया। तो दो अल्फा जमा दो बीटा कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। आप बोलोगे हाँ सर, दो अल्फा जमा दो बीटा 180 डिग्री आ गया। दोनों तरफ दो से भाग दीजिए, दोनों तरफ दो से भाग देंगे तो अल्फा जमा बीटा कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बच्चे? 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया, 90 डिग्री आ गया, कोई परेशानी? यानी कि क्या आया है, वॉट इज दिस आइंग? तो आपको यह पता होना चाहिए कि किसी कोण के आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये अल्फा प्लस बीटा ही तो है। किसी भी कोण के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच में जो कोण बनता है, ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये अल्फा प्लस बीटा ही तो है।
आप मुझसे पूछो ये अल्फा है, ये कितना है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ही तो हो गया, दिस इज गोइंग अल्फा प्लस बीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी तकलीफ नहीं है, मैं एकदम एक ही बार में समझ गया, मैं अच्छा बालक हूं सर, ये बेकार है, कह रहे हो आप हैं। यानी कि किसी कोण के आंतरिक कोण समद्विभाजक इंटर एंगल बाइसेक्टर और उसी के एक्सटर एंगल बाइसेक्टर के बीच में जो कोण बनेगा अल्फा प्लस बीटा ही तो है। अल्फा जमा बीटा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। इस पे थ्योरी वाले सवाल पेपर में कई बार पूछे गए, इससे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा थ्योरी, सवाल केवल इतना सा आएगा। मैं आपसे पूछता हूं, किसी कोण नाम दे देगा पी क्यू आर के, हमने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचा, आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा। चार ऑप्शन आपको दे देगा, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री। क्या आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। किसी भी कोण के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और उसके एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बाह्य कोण समद्विभाजक का जो सम होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, सभी को क्या ये बात समझ में आई, आया ना। ठीक है, बिल्कुल, जय भैया पप्पू जी। आ गई। चंदन कुमार जी कह रहे हैं इतना सबको आता है बेटे चंदन, किसी को कुछ भी नहीं आता है। हमारे देश में 99% नेता भ्रष्ट हैं और हमारे देश में 90% स्टूडेंट जो पास है एक्चुअली वो फेल है। अगर सही से टेस्ट ले लिया जाए तो हमारा आधा भारत जो ग्रेजुएट हो रहा है वो 10वीं फेल निकलेगा। ठीक है, छोटे बच्चे की तरह मुझे पढ़ाना है हर एक को, बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे, बहुत बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन केवल बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, केवल बेसिक। आप ये समझो कि मैं बस यही ऐसी छोटी छोटी हल्की हल्की बातें बताता रहूं, मुश्किल बातें भी आएंगी पर पहले हल्की बातें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो आगे चलें या आज इतना ही रहने दें, आगे चलें कि आज इतना ही रहने दें। आगे चलें कि आज इतना ही रहने दे दोस्त। पेशेंस रखिए बेटा, मुझे मार्केट में जहरीला मास्टर ऐसी नहीं बोलते हैं। मैं यहां से उठाऊंगा बिल्कुल जीरो से और वहां पे उतार के छोड़ूंगा, आपको वहां पे लैंड कराऊंगा जहां तक आपको कोई पहुंचाएगा नहीं। आगे चले चलिए, एक मैं आपको लास्ट कंसेप्ट और बताता हूं। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो टाइप ऑफ एंगल्स, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो टाइप ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार। जल्दी से करवा देते हैं, कोणों के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार। कोण कितने टाइप के होते हैं, कोणों के प्रकार, कोण कितने टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सब लोग कॉपी में लिखो। सबसे पहला एक्यूट एंगल, सबसे पहला एक्यूट एंगल, हिंदी में इसका नाम है न्यून कोण, हिंदी में इसका नाम है न्यून कोण। देखो ये रटने वाली चीज नहीं है कि आप इनको रट रहे हो, ये समझने वाली चीज है। एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण क्या होता है। एक्यूट एंगल या न्यून कोण वो कोण होते हैं जिनका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, जिनका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है हम उनको एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे कि आपको यहां पर एक कोण दिखाया गया थीटा, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये थीटा सपोज 37 डिग्री का कोण है, तो 37 डिग्री जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। अगर कोई कोण
0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा है। 0 और 90 के बीच में जितने भी कोण बनते हैं हम उन्हें एक्यूट एंगल कहते हैं। मैं आपसे कहूं 72 डिग्री, 72 डिग्री का कोण ऐसे बनेगा, लगभग 72 डिग्री का कोण ऐसे बनेगा। तो एक कैसा कोण है 72 डिग्री? ये एक एक्यूट एंगल है, न्यून कोण। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। दूसरा राइट एंगल, राइट एंगल हिंदी में इसका नाम है समकोण। हिंदी में मेरे दोस्तों इसका नाम है समकोण। समकोण हिंदी में क्या नाम है बेटा इसका? समकोण। राइट एंगल का मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री के कोण को, द मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री। एग्जैक्ट 90 डिग्री के कोण को हम राइट एंगल कहते हैं। एग्जैक्ट 90 डिग्री के कोण को हम लोग राइट एंगल या समकोण कहते हैं। आपको बहुत हल्की बातें लग रही होंगी, बट सवाल में आप हिल जाओगे। एग्जैक्ट 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे भाई यहां पे जो कोण बना है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री है, ये एक राइट एंगल है, ये राइट एंगल है मेरे प्यारे बच्चे। एग्जैक्ट 90 डिग्री के कोण को हम राइट एंगल कहते हैं, राइट एंगल। एक बात यहां पे और जानने वाली है कि जैसे सपोज ये लाइन है मेरे प्यारे भाई, इसको मैं नाम दे दिया इस लाइन को ए बी। जैसे सपोज एक लाइन है मेरे प्यारे भाई ए बी, ए बी, और प्यारे बेटे एक दूसरी लाइन है, एक दूसरी लाइन है इस तरीके से मेरे प्यारे भाई, दूसरी लाइन है इस तरीके से सी डी, सी डी, यहां पॉइंट सी हो गया, सी डी, ये दूसरी लाइन है सी डी। ठीक है बच्चे, इनके बीच में ये वाला कोण कितने का है? 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो एक कैसा कोण हो गया? राइट एंगल हो गया। अब इस बात को बोलने का एक तरीका है, इसको हम बोलेंगे ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, या सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, नाम भी तो हमको समझना है। सी डी जो है वो ए बी के लंबवत है। मैं उल्टा कहूं, उल्टा भी सही है, ए बी सी डी के लंबवत है। लंबवत का मतलब होता है बीच में 90 डिग्री का कोण। अगर आपसे बोला जाता है कि दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अगर आपसे कहा जाता है कि दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जैसे कि यहां पर कहा गया है सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो इसका मतलब यह है कि लाइन सी डी और लाइन ए बी के बीच में ये वाला जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण 90 डिग्री का है। क्लियर हो गया बेटा कंसेप्ट? हिंदी में हम इसको कहेंगे सी डी जो है वो ए बी के लंबवत है। कभी भी आपसे कहा जाता है सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, या कोई भी लाइन किसी के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब यह है कि उनके बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण है। और इसको नोटेशन ऐसे, इतना लंबा सेंटेंस भी नहीं लिखा होगा, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं इसको, ए बी, ये लिखेंगे सी डी, और बीच में ये वाला साइन बनाएंगे, ये वाला साइन, ये वाला साइन, ये वाला साइन बनाएंगे। इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर का साइन। जब भी ऐसे लिखा हुआ होगा तो आप समझ जाओगे कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ए बी और सी डी के बीच में 90 डिग्री का कोण है। ये वाला साइन बनाएंगे, ये चिन्ह बनेगा। कितने लोगों ने चिन्ह नहीं देखा आज तक जिंदगी में? सच सच बताना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं टीचर हूं मेरे दोस्तों, आपके बड़े भाई की तरह हूं। सच सच बताना, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं पास कर लिए हैं, ग्रेजुएट हो गए, उन्होंने ये चीज नहीं देखी? सच सच बता देना भाई, मैं कुछ नहीं कहूंगा। केशव पानी करना भाई। ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, हाँ ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, दोनों सेम ही बात है भाई। ए बी सी डी के बीच में 90 डिग्री का कोण है, या फिर सी डी ए बी के बीच में 90 डिग्री का कोण है, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखेंगे। अगर दो लेखाओं के बीच 90 डिग्री कोण है तो इस बात को शॉर्ट में लिखने का तरीका यह है। इस सवालों में भी आएगा बेटा, कभी कभी एग्जाम में भी सवाल में इस शॉर्ट में ही लिखता है चीजों को। आजकल समय बचाने का समय है। ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। आगे चलेंगे। तीसरा, तीसरा आपको समझना है मेरे प्यारे भाई,
ऑब्टूस एंगल, या हिंदी में इसका नाम है अधिक कोण। ऑब्टूस एंगल, हिंदी में इसको हम कहते हैं अधिक कोण, अधिक कोण। तो ऑब्टूस एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं 180 डिग्री से छोटे। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो कोण आते हैं उन्हें हम ऑब्टूस एंगल कहते हैं। 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे जो कोण होते हैं उन्हें हम ऑब्टूस एंगल या अधिक कोण कहते हैं। जैसे कि यहां चित्र में दिखाई दे रहा है, भाई ये कोण 90 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री होता तो ऐसे बनता, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा हो गया, हल्का उधर मुड़ गया ना ये, तो ये कोण 90 डिग्री से बड़ा है। लेकिन ये 180 डिग्री से छोटा भी है, इसे ये क्या है, ये एक ऑब्टूस एंगल है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने कोण बनाता हूं 130 डिग्री का, तो 130 डिग्री का कोण 90 डिग्री से बड़ा है बट 180 डिग्री से छोटा है, तो कैसा कोण कहा जाता है, ये ऑब्टूस एंगल या फिर अधिक कोण कहा जाता है, अधिक कोण। ठीक है, ओके। नहीं उमित कुमार, उन्नयन कोण अलग है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्ट्रेट एंगल। बच्चों अगला टाइप, जो भी मैं आपको बात बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। बताओ यही तो बेसिक है, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, कोणों के प्रकार, कि भाई इस वाले कोण का ये नाम है, इस वाले कोण का ये नाम है, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा बेसिक क्या ही पढ़ाया जाएगा बताइएगा। गया नगर पालिका में है, सुरेंद्र यादव जी हम आपका मैसेज नहीं समझ पाए, एक बार दोबारा से लिखेंगे, आप क्या कह रहे हैं। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल हिंदी में इसका नाम है सीधा कोण। सीधा कोण मतलब 180 डिग्री, एग्जैक्ट 180 डिग्री के कोण को सीधा कोण कहते हैं। एग्जैक्ट 180 डिग्री के कोण को सीधा कोण कहते हैं। द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। एग्जैक्ट 180 डिग्री के कोण को सीधा कोण कहते हैं। कि जैसे यहां पे कोण बन रहा है एओबी, जो कोण यहां पर एओबी बना है कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो बिल्कुल एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे कितना कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल को हम हिंदी में कहते हैं वृत्त कोण। वृत्त, वृत्त कोण, बूढ़ा कोण, काफी बड़ा कोण है वृत्त कोण, वृत्त कोण। रिफ्लेक्स एंगल मतलब वो 180 डिग्री से बड़े, 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे जो कोण है मेरे प्यारे, 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे, हम उनको रिफ्लेक्स एंगल या वृत्त कोण कहते हैं। वो कोण जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं और लेकिन 360 डिग्री से छोटे होते हैं। जैसे कि यहां पे कोण बना हुआ है मेरे दोस्तों, यहां पे आपका कोण बना हुआ है, ये मान लेते हैं 320 डिग्री का, ये कोण है 320 डिग्री, ठीक है। आप यहां से चक्कर मारना शुरू करें, आप यहां से राउंड मारना शुरू करें और राउंड मार के ये चक्कर मार के आ गई, तो ये कोण बना ये वाला। ये जो कोण बना है 320 डिग्री मान लेता हूं मैं, ये कितने डिग्री का कोण है मेरे प्यारे भाई, ये 180 डिग्री से बड़ा है, 360 डिग्री से छोटा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसे ही रिफ्लेक्स एंगल या वृत्त कोण कहते हैं, वृत्त कोण। जैसे कि आपके सामने मैं आपसे कहता हूं 240 डिग्री, तो 240 डिग्री का कोण कैसे बनाओगे, जल्दी से बताओ, 240 डिग्री कोण कैसे बनाओगे, 240 डिग्री कोण कैसे बनाओगे अभी जल्दी से। आप ऐसे सीधा घूम के आओगे 180 डिग्री, 180 डिग्री से भी 60 डिग्री आपको और जाना, ऐसे बनेगा। ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा मेरे प्यारे भाई, ये 240 डिग्री का होगा, 240 डिग्री का। तो ये कैसा एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है भाई। आप इतना घूमोगे 90 90 90, तो कितना बना है, 270 डिग्री बना, 270 से छोटा ही रहेगा 240 डिग्री। समझ में आ गया सभी को। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो आसान सी बात थी, 90 90 90 इतना राउंड घूमोगे, इतना राउंड घूमोगे 270 डिग्री आएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल मतलब वो कोण जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं, वो सभी रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। सबसे आखिर में मेरे दोस्तों कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल,
या हिंदी में कहते हैं इसको संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण मतलब एग्जैक्ट एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री। कंप्लीट एक राउंड करने पर जो कोण बनता है उसे हम कंप्लीट एंगल या 360 डिग्री का कोण कहते हैं। द मेजरमेंट ऑफ कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। 360 डिग्री के कोण को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। आप यहां से चक्कर मारना शुरू करें, यहां से, और ये चक्कर मार के आपने पूरा यहीं पे वापस आ गए। ये एक राउंड जो आपने मारा कितने डिग्री का हुआ? ये 360 डिग्री का हुआ, 360 डिग्री। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। यही आपको जानना था, समझना था। ठीक है, हमें लगता है कि आपको, केशव देखा ना कमेंट, आपको आज की क्लास समझ में आई, कमेंट नहीं आ रहे। ठीक है, अब आ रहे हैं। गलती से लाइव ले लिया, वीओडी बैच चाहिए था रेलवे के लिए। अगर आपने लाइव बैच ले लिया है, आप वीओडी बैच चाहते हैं, तो आप टीम से, कैरविल टीम पे कॉल करो, आपको वीओडी बैच मिल जाएगा। आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे एक बार संक्षिप्त में जरूर बताएं। मैंने बहुत स्लो पढ़ाया, मैं हमेशा इतना स्लो नहीं पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे जब आगे हम बढ़ेंगे तो मैं आपकी स्पीड बढ़ाता चलूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इस स्पीड से सिलेबस में बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमें अपनी स्पीड कम से कम जो आज की क्लास में थी उससे डबल करनी पड़ेगी। एक चीज मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि प्यारे भाई, हमारी एक बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। कितने बच्चों को इस बुक के बारे में पता है? पता कि ये बुक आप सभी लोगों के पास होनी ही चाहिए। आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप ये बुक ले लीजिए। खासकर जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है उसके पास तो होनी चाहिए, क्योंकि इस बुक में मैं सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, शॉर्टकट उसी तरीके से लिख के रखा हूं जिस ऑर्डर में मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूं। आपके पास बुक रहेगी, आप एक दिन पहले से पढ़ के आओ, क्लास खत्म हो जाने के बाद घर से बहुत जल्दी रिवीजन कर दो, एग्जाम्पल के साथ सारे फॉर्मूला, थ्योरम्स आपको मिल जाएंगे। मैथ्स का कंप्लीट निचोड़ है। आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे बुक आपको आसानी से मिल जाएगी। होनी चाहिए हर बच्चे के पास मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। सेम नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, सब बच्चे उस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बहुत सस्ती है, 200 रुपए के आसपास ये बुक आपको मिल जाएगी घर पे विद डिलीवरी। एक कलरफुल बुक है, ठीक है भाई, पतली किताब को किसमें केवल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है ना, और एकदम कलरफुल बुक है। देखो जैसे हम ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आज तो केवल परिभाषाएं, देखो टाइप ऑफ एंगल सब बना हुआ है कि नहीं, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बना, दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो उसकी आप टेंशन ना, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है, पहले इंग्लिश में लिखा होगा फिर हिंदी में लिखा होगा। चित्र एक ही बार बना होगा, चित्र दो बार थोड़ा ना बनाना, चित्र में क्या हिंदी क्या इंग्लिश, ठीक है भाई। तो आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए सभी बच्चों, ठीक है। आज